हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू एडू हिंदी क्लासेस विद योर अंजुश्री मैम। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि आपकी अंजुश्री मैम एडू हिंदी क्लासेस पर ऑल बोर्ड्स हिंदी सिलेबस कंप्लीट करवा रही है और इसी श्रृंखला को मैं हर अपने नई वीडियो में आगे बढ़ा रही हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 11 के गद्य खंड से कुटिल सीरीज शुरू की थी, जिसमें हमने सारांश कंप्लीट किया था। दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तरी में आता है, ये 5 नंबर का होता है। 2 प्रश्न आपको मिलते हैं, उसमें से 1 आपको पूरा करना होता है। उसी श्रृंखला को हम आज आगे बढ़ाएंगे और आज हम बाकी के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं वो सब कवर अप करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे दिए हुए कंटेंट आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल रहते हैं। और आपको कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट है चैनल से रिलेटेड या वीडियो से रिलेटेड या उससे अदर कोई आपको डाउट है या आपको कुछ पूछना है या आपको पीडीएफ की नीड है, तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं या इंस्टाग्राम लिंक से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं जरूर कनेक्ट करूंगी आपको। और प्लीज शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर दें। तो लेते हैं कुटिल हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा हुआ ललित निबंध से दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तरी। आगे के हम जितने भी प्रश्नोत्तर है वो इसमें कवर अप करेंगे, ठीक है, जो जरूरी है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। सारांश हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कर ही लिया था, इसमें हम आगे के प्रश्नोत्तर देखते हैं। कुटिल निबंध में लेखक का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर देते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित कुटिल निबंध सांस्कृतिक शब्दावली के साथ हिंदी उर्दू शब्दावली का मिश्रण है। इसमें ज्ञान के साथ लालित्य का अद्भुत समन्वय है। हिमालय के पत्थरों के बीच कुटिल पुष्प वृक्ष उस सूखी शिलाओं के मध्य बड़े ही गौरव से खड़ा है। कुटिल के माध्यम से लेखक हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि यह पुष्प वृक्ष वीर, परोपकारी और योगी के सदृश है। हिमालय के सौंदर्य के बीच यह सौंदर्य विहीन पुष्प, जिसमें न तो फल है न तो विशेष सुंदर पुष्प ही है, किंतु उसके माध्यम से 3 संदेश लेखक देना चाहते हैं। कौन कौन से 3 संदेश हैं? अपराजय जीवन शक्ति, जो कभी हार नहीं मानता, वह अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे के लिए जीता है। दुख सुख से परे है, उसे दुख सुख विचलित नहीं करते, ठीक है। आत्मविश्वास पूर्वक निर्लिप्त रहकर शान के साथ आंधी में लू के थपेड़ों के बीच दृढ़ता पूर्वक खड़ा रहकर वे अपनी वीरता का परिचय देता है। उन सूखी शिलाओं से भी चट्टानों को भेद कर अपने लिए रस रूपी भोज्य पदार्थ ग्रहण करता है, दूसरों को छाया प्रदान करता है। यही उसका परोपकार भाव है और सभी परिस्थितियों में समान रूप से संघर्ष करता हुआ जीवन यापन करता है। यही उसके योगी का स्वरूप है। इस प्रकृति चित्रण के माध्यम से लेखक मानव को शिक्षा ग्रहण करने का संदेश देता है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं। कुटिल निबंध का आज के संदर्भ में औचित्य निरूपित कीजिए। मतलब आज का जो युग है उसमें उसका क्या औचित्य है, क्या है उसकी स्थिति और वो हमें क्या सिखाना चाहता है, ठीक है। कुटिल निबंध आज के दौर में बहुत ही प्रासंगिक है। आज की स्थिति भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं। अनेक प्रकार के विकास के साधन होने के बावजूद मनुष्य अकेला और कुंठित है। मतलब भीड़ में आप देखेंगे सोशल मीडिया पे आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन आप जब अपनी दुनिया में आते हैं तो आपको एक अकेलापन फील होता है। ऐसा लगता है वो सब जितने भी फेसबुक फ्रेंड है, इंस्टाग्राम फ्रेंड है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, सब कुछ जो है ये सब जितने भी हैं, व्हाट्सएप है, सब ऐसा लगता है फेक है, ठीक है। लेकिन जब हम अकेलेपन की स्थिति में होती है तो हमें कुटिल जैसे इस छोटे से ठिंगने से पौधे से सीखना चाहिए कि अकेला रहकर आदमी ज्यादा मजबूत होता है, ठीक है, ओके। इसमें भारतीय संस्कृति के गहन अध्ययन की छाप और चिंतन की मौलिकता दिखाई देती है। व्यक्ति व्यंजक निबंधों में निबंधकार का क्षेत्र विषय तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि वह विषय के माध्यम से उद्दीप्त भावों, विचारों एवं घटनाओं के अनुभवों पर अधिक महत्व देता हुआ चलता है। इसलिए लेखक अपने निबंध का प्रारंभ पर्वतों की सुषमा से करता है। इसी संदर्भ में हिमालय उसके समक्ष साकार हो जाता है और उसके चरण प्रदेश में दूर तक फैली हुई शिवालिक श्रेणियां भी स्पष्ट हो जाती हैं।
इन श्रेणियों को लेखक शिव के जटाजूट के निचले हिस्से का प्रतीक मानता है। इसी पर्वतीय प्रदेश में कुछ सूखे हुए झाड़ झंकाड़, किंतु एक हरा नाटे कद का वृक्ष भी है। वह मस्त मौला की भांति आनंद से झूम रहा है। लेखक इस वृक्ष को पहचानता है, किंतु उसे उसका नाम याद नहीं। नाम के प्रसंग में लेखक नाम, रूप तथा पद और पदार्थ का विश्लेषण भी उपस्थित करता है, किंतु एकाएक उसे इसका नाम याद आ जाता है और वह इसे कुटज के नाम से संबोधित करने लगता है। कुटज के प्रसंग से उसे कालिदास और उनकी कृति मेघदूत का स्मरण हो जाता है, जिसमें यक्ष को कुटज पुष्पों से मेघ की अर्चना करते हुए चित्रित किया गया है। लेकिन त्रिवेदी जी के विचार से कालिदास ने रामगिरी पर स्वयं कुटज पुष्प से मेघ की अर्चना की होगी और घटना को मेघ के पक्ष में चित्रित कर दिया है। शिवालिक पर्वत श्रेणियां तो शुष्क है, मतलब सूखी है, वहां तो शुष्क हवाएं चलती हैं। जहां की सभी वनस्पतियां सूख गई हैं, वहां पर यह हरा भरा पौधा संभवतः उन श्रेणियों के संतप्त दृश्य को संतावना देने के लिए उपस्थित है, उन्हें एक सीख देने के लिए वहां उपस्थित है कि देखो ऐसी स्थिति में भी मैं खड़ा हूं, किन किन परिस्थितियों में मैंने अपने आप को समेटा है, सहेजा है और संभाला है। ठीक है, शिवालिक श्रेणियों को सांत्वना देने के कारण ही द्विवेदी जी कुटज को गाढ़े के साथी के रूप में देखने लगते हैं। इसी प्रसंग में द्विवेदी जी को दुनिया की स्वार्थी प्रवृत्ति की स्मृति हो आती है और वे रहीम के उदाहरण उपस्थित कर देते हैं। रहीम दरियादिली आदमी थे, नेक थे, लेकिन एक राजा ने अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण उन्हें निकाल दिया। यद्यपि इससे रहीम का मूल्य घटा नहीं, फिर भी वे लिख गए, वे रहीम जब बिरच कह जिनकी छा गंभीर, बागन बिच बिच देखिए सेहुड़ कुटज करी। मतलब अब वो वृक्ष कहाँ है जो इतनी छांव देते थे, अब तो सेहुड़ कुटज करीर है। इस प्रकार रहीम की दृष्टि में कुटज अदना सा वृक्ष है, किंतु द्विवेदी जी इसे नहीं मानते। उनके विचार से भले ही कुटज की छाया सुखद ना हो, किंतु उसके फूल सुखद हैं। कुटज शब्द की उत्पत्ति, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि सुखद हैं, जो वो कालिदास के काम आ सकते हैं, गाढ़े के साथी हो सकते हैं। तो उनके अंदर वो कला है कि वो किसी को एक सुख का अनुभव दे सकते हैं, एक परिपूर्णता का अनुभव दे सकते हैं, वो उसका उस मुसीबत में साथ दे सकते हैं। तो वो परिपूर्ण एक पुष्प है। नेक्स्ट मेंशन जो किया हुआ कुटज शब्द की उत्पत्ति। निबंध के मध्य भाग में द्विवेदी जी कुटज शब्द की व्याख्या उपस्थित करते हैं। कुट का अर्थ घर और घड़ा है। घड़े से उत्पन्न होने के कारण अगस्त्य मुनि को भी कुटज कहा जाता है, किंतु द्विवेदी जी से स्वीकार नहीं करते। उनकी दृष्टि से संस्कृत में कुटहारिका और कुटकारिका दो शब्द हैं, जिसका अर्थ है दासी। गलत ढंग की दासी को कुटनी कहा जाता है और कुटिया और कुटीर भी कुटहारी या कुटकारिका से ही संबंधित प्रतीत होते हैं। मतलब ये शब्द कहीं ना कहीं यूज होता है, जैसे हम लोग कूटना भी बोल देते हैं, है ना, कुटनी भी बोल देते हैं। तो और भी बहुत सारे शब्द हैं जो इससे निकल कर आते हैं। इससे संभव है कि अगस्त्य का जन्म भी नारद की भांति किसी दासी से हुआ है। घड़े से जन्मने के बात ना तो अगस्त्य के विषय में ठीक उतरती है और ना कुटज के विषय में ही। कुटज तो जंगलों में पाया जाता है, वहां गमला या घड़ा कहाँ है। और मेरे ख्याल से कुटज का मतलब वो एक पहाड़ की छाती को चीर के आता है, तो इसलिए भी उसे कुटज कहा जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, मतलब कूटना, कहीं को फाड़ के निकलना। ठीक है, इस संदर्भ में लेखक को विभिन्न भाषा शास्त्रियों का स्मरण हो जाता है। वह सिलबोलेवी के कथन पर विचार करने लगता है, जिसमें कहा गया है कि संस्कृत भाषा में फूलों, वृक्षों और खेती बागवानी के अधिकांश शब्द आग्नेय भाषा परिवार के हैं। इसी संदर्भ में लेखक यह भी स्पष्ट कर देता है कि पहले ऑस्ट्रेलिया और एशिया के महाद्वीप एक दूसरे से मिले थे, किंतु भयंकर प्राकृतिक जंगलों की बस्तियों की भाषा एशिया में बसी हुई
भयंकर प्राकृतिक विस्फोट के कारण वे अलग हो गए। इसलिए अधिक संभव है कि उन्हीं की भाषा का शब्द हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के सुदूर जंगलों की बस्तियों की भाषा एशिया में बसी कुछ जातियों की भाषा से संबंध है। पंडितों के अनुसार उस भाषा के अनेक शब्द संस्कृत में आज भी विद्यमान है। कंबल, कंबू आदि उन्हीं की भाषा है। तीसरा हेडलाइन इन्होंने मेंशन किया, कुटज का जीवन मानव के लिए अनुकरणीय है। कुटज के माध्यम से लेखक मनुष्य को सावधान करता है कि जीवित रहने के लिए कुटज जैसा धीरता और वीरता चाहिए। कुटज वीरान स्थान में रहकर हजारों वर्ष से जीता चला आ रहा है। वह कठोर पाषाणों को भेद कर, पाताल की छाती चीर कर अपना भोग संग्रह करता है। वायुमंडल को चूस कर, झंझा तूफान को रगड़ कर अपना प्राप्य वसूल करता है तथा आकाश को चूस कर एवं झूम कर सौल्लास जीवन यापन करता है। मानव को इससे सबक लेना चाहिए। कुटज की जीवनी शक्ति महान है, वह जीता है किंतु स्वार्थ के लिए नहीं। वह सुख दुख, प्रिय अप्रिय सभी को समान रूप एवं अपराजित भाव से ग्रहण करता है। यद्यपि विश्व ही में आज स्वार्थ की भावना निहित है, सर्वोपरि है। पश्चिम के हॉब्स और हेल्वेशियम भी इसी विचारधारा के हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य ने भी अपनी पत्नी से विश्व की इस स्वार्थी प्रवृत्ति की चर्चा की थी, किंतु द्विवेदी जी इससे सहमत नहीं है। उनके विचार से स्वार्थ से मोह और तृष्णा बढ़ती है, जिससे मानव दयनीय और कृपण बन जाता है। कृपणता से मानव दृष्टि मलिन पड़ जाती है। इसलिए मानव को परमार्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। व्यक्ति की आत्मा केवल व्यक्ति तक ही सीमित नहीं है, वह व्यापक है। इसलिए मानव को अपने में सब में अपने आप को देखना चाहिए। आगे उन्होंने कुटज की प्रशंसा करते हुए कहा कि कुटज बड़ी शान के साथ जीवित है। वह ना तो किसी से भागता है और ना किसी से भयभीत है। नीति और धर्म का उपदेश देना भी वह नहीं जानता। आत्मोन्नति के लिए वह किसी की खुशामद भी नहीं करता और ना आर्थिक लाभ के लिए नीलम आदि ही धारण करता है। लेखक की मान्यता है, जो व्यक्ति निर्विकार भाव से कुटज की तरह जीवन यापन करते हैं वे महान और सुख के भोगी हैं। लेखक के अनुसार सुख और दुख मात्र मन के विकल्प हैं। विश्व में जिसने अपने मन को वश में कर लिया वही सुखी है, लेकिन जिसका मन है वश या जो मन के वशीभूत है वही दुख है, क्योंकि परवश का अर्थ है खुशामद, जी हजूरी। कुटज इस मिथ्याचारों से पूर्ण रूपेण मुक्त है। इनकी धारणा है कि लोगों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। कुटज वैरागी भी है। वह राजा जनक की भांति संसार में रहकर और संपूर्ण सुखों को भोग कर भी उनमें मुक्त है। वह राजा जनक की भांति स्पष्ट घोषणा करता है कि मन को जीतने के लिए यह आवश्यक है कि अपने स्वार्थ के लिए अपने मन को दूसरे के मन में ना फंसाया जाए। इसी का पालन करके कुटज अपने मन को जीतने में सफल हो सका। मनुष्य को भी अपने मन को कुटज की भांति अपने वश में करना चाहिए। हास्य व्यंग निबंध यद्यपि संचयित भाषा में लिखा गया है, तथापि यत्र तत्र हास्य व्यंग की अवतारणा करके एक और यदि इसे आकर्षक बनाया गया है तो दूसरी ओर प्रभावपूर्ण भी। व्यक्ति व्यंजक निबंध के गुणों से मंडित। इस प्रकार स्पष्ट है कि द्विवेदी जी इस निबंध में व्यक्ति व्यंजक निबंध के सभी गुण उपलब्ध हैं, क्योंकि इसमें निबंधकार का क्षेत्र विषय तक ही सीमित नहीं है। विषय के माध्यम से उद्दीप्त भावों, विचारों एवं घटनाओं के अनुभवों पर भी लेखक ने पर्याप्त प्रकाश डाला है। इसमें आदि से अंत तक लेखक का सीधा संबंध पाठकों से बना रहा है। वह एक क्षण के लिए भी पाठकों से ओझल नहीं होता। लेखक अपने मूल विषय के प्रतिपादन में पूर्ण सफल रहा है, जिसमें लेखक के चिंतन की मौलिकता स्वयं स्पष्ट हो जाती है। भाषा शैली इस निबंध का दृष्टिकोण भारतीय है। इसमें यत्र तत्र व्यंग और विनोद के दर्शन भी हैं। लोकोक्तियों, सूक्तियों और मुहावरों का भी प्रयोग इसमें पूरी तरह से किया गया, जैसे रहीम का लेकर या कालिदास का लेकर कई तरह की लोकोक्तियां भी इसमें उद्दीप्त की गई हैं। ठीक है। भाषा गंभीर होते हुए भी सुबोध तत्सम शब्दों के साथ उर्दू अंग्रेजी का प्रयोग हुआ है। व्यवहारिक और स्वाभाविकता
उनकी भाषा की विशेषता। निबंध की शैली स्वाभाविक, व्यवहारिक, प्रवाहमयी और भावव्यंजक है। इसमें विचारों की प्रधानता, कोमल कांत पदावली का प्रयोग दर्शनीय है। निष्कर्ष यह है इस पूरे क्वेश्चन के आंसर का कि उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कुटज द्विवेदी जी का उत्कृष्ट निबंध है जो व्यक्ति व्यंजक निबंधों के गुणों से विभूषित है। इसमें द्विवेदी जी ने नैसर्गिक चारित्रिक विशिष्ट को स्पष्ट करते हुए पर्वत प्रदेश की रमणीयता का भरपूर चित्रण किया है। पूरा का पूरा निबंध इतिहास पुराण के संदर्भ से ओतप्रोत होकर अतिशय गंभीर हो गया है। कंप्लीट कर लिया हमने। नेक्स्ट लेते हैं, ललित निबंध के क्या गुण होते हैं। कुटज निबंध से कुछ उदाहरण देकर समझाएं, क्योंकि कुटज जो है ललित निबंध है, ठीक है। और ललित निबंध क्या होता है अब हम ये जानेंगे। ललित निबंध में सांस्कृतिक सरलता विद्यमान रहती है। इसमें लोक जीवन तथा ग्रामीण समाज अपने विभिन्न रूपों में मुखारित होता है। ललित निबंधकार सामान्य से सामान्य विषयों को पौराणिक तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित करके उसे आधुनिकता के अनुकूल बनाकर लोक जीवन से संबंध कर देता है। इसमें समकालीन समस्याओं का भी सन्निवेश होता है। प्राकृतिक के मनोहारी चित्र बीच बीच में पिरोए होते हैं। कुटज नामक निबंध इसका सुंदर उदाहरण है, क्योंकि द्विवेदी जी ने इसमें महाकवि कालिदास तथा बाणभट्ट आदि की सूक्तियों का सुंदर समावेश किया है। उदाहरण के लिए मेघदूत की निम्न सूक्तियों को देखिए। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे सापेनास्त गमीते महिमा। द्विवेदी जी हिमालय की शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं, दूर पर्वत राज हिमालय की हिमाच्छदतः चोटियां हैं, यही कहीं भगवान महादेव समाधि लगाकर बैठे होंगे। नीचे सपाट पथरीली जमीन का मैदान है, कहीं कहीं पर्वत नंदनी सरिताएं आगे बढ़ने का रास्ता खोज रही होंगी। लेखक की निम्न पंक्तियों से पराधीन भारत की जनता की मनोवृत्तियों का परिचय मिलता है। वे अपनी उन्नति के लिए अवसरों का जूता नहीं चाटते, दूसरों को अपमानित करने के लिए ग्रहों की खुशामद नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ, मेरे दिए हुए कंटेंट का समझ आते हैं, हेल्पफुल रहते हैं आप लोगों के लिए। और यहीं पे मेरी कोशिश जो है मुझे थोड़ी सी परिपूर्ण लगती है, पूर्ण लगती है। मैं थोड़ा सेटिस्फाइड हो जाती हूँ जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मैम आपने जो कंटेंट डाला है वो कल ही एग्जाम में आया था, आज ही टेस्ट में आया था, या आज ही हम लोगों को करने के लिए आया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मैं आप लोगों को कंटेंट दे रही हूँ आप लोग के बोर्ड में भी, आपके आने वाले एग्जाम में भी काफी हेल्पफुल रहेगा। और प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर दें। कुटज को उजाड़ के साथी, गाढ़े का साथी और मस्त मोला कहने का क्या अभिप्राय है। शिवालिक की सूखी नीरस पहाड़ियों पर जहां कोई अन्य वनस्पति दिखाई नहीं पड़ती, वहां भी कुटज का मुस्कुराता चेहरा मिल जाता है, इसलिए लेखक ने उसे उजाड़ का साथी कहा है। शाप से अभिशप्त कालिदास के यक्ष को जब रामगिरी पर्वत पर मेघ की पूजा करने के लिए कोई अन्य सामग्री न मिली तो उसने इस विपत्ति के समय में कुटज के फूलों से ही मेघ की अभ्यर्थना की थी। मेघ यानी बारिश की अभ्यर्थना मतलब प्रार्थना की थी, इसलिए इसे गाढ़े का साथी मतलब बुरे वक्त का साथी भी कहा जाता है, क्योंकि कुटज अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रत्येक स्थिति में प्रसन्न रहकर मस्ती में लहराता रहता है, अतः उसे मस्त मौला की संज्ञा भी दी जा सकती है। इसे दिए गए विशेषण सब प्रकार से अनुकूल और स्वरथा सटीक है। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। कुटज की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। क्या विशेषताएं कुटज की। कुटज के वृक्ष शिवालिक पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। यद्यपि इस पर्वत श्रृंखला पर कोई और वृक्ष गर्मी में हरा भरा नहीं दिखता, किंतु कुटज भीषण गर्मी में हरा भरा भी है और फूलों से लदा भी है। ये ठिंगने से वृक्ष विपरीत परिस्थिति में भी जी लेते हैं। जीते ही नहीं हैं अपितु मस्ती के साथ जीते हैं। इनकी जड़ें काफी नीचे तक जाती हैं और अपने लिए आवश्यक रस पानी खींच लाती है। कुटज के पत्ते
चौड़े होते हैं। पर्वत की चोटी पर उत्पन्न होने के कारण संभवतः इन वृक्षों को कुटज कहा गया होगा। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा कि पर्वत की छाती चीर कर निकल के आते हैं बाहर, तो इसीलिए कुटज कहा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कुटज नामक निबंध में नाम की महत्ता पर जो प्रकाश डाला है उसे संक्षेप में समझाइए। लेखक को ये वृक्ष जाने पहचाने तो लग रहे हैं, पर उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा है। रूप सामने होने पर जब तक नाम याद ना आए तब तक पहचान अधूरी होती है। इसलिए लेखक का मन इन वृक्षों का नाम जानने को व्याकुल है। इसका नाम नहीं रख सकते क्योंकि ऐसा करने का अधिकार समाज ने किसी को भी नहीं दिया है। नाम को लेखक इसलिए बड़ा मानता है क्योंकि नाम को समाज में स्वीकृति मिली हुई है। रूप व्यक्ति सत्य है किंतु नाम समाज सत्य है। नाम पर समाज की मोहर लगी हुई है, उसे सोशल सेक्शन भी प्राप्त है। इसलिए लेखक का मन इन वृक्षों के इतिहास सम्मत समाज द्वारा स्वीकृत नाम को जानने के लिए व्याकुल है। नेक्स्ट लेते हैं। साहित्य में कुटज का उल्लेख कहां और किस रूप में हुआ है? द्विवेदी जी ने बताया है कि कालिदास के मेघदूत में कुटज का उल्लेख किया गया है। जब विरही यक्ष अपना संदेश प्रेरित करने के लिए मेघ की अभ्यर्थना करता है तो उसे कुटज के फूल अर्पित करता है। हिंदी के कवि रहीमदास ने भी अपने एक छोटे से दोहे में कुटज का उल्लेख किया है। वे रहीम अब बिरछ कहां, दिनकर छा गंभीर, बागन बिच बिच देखिए सेहुण कुटज करीर। मतलब अब वो वृक्ष कहाँ है जो छांव देते थे। अब तो हर बाग बगीचे में आपको सेहुण कुटज और करीरी दिखाई देंगे। गंभीर छाया वाले वृक्ष अब कहाँ हैं जो दूसरों को आश्रय देते हैं। अब तो बौने व्यक्तित्व वाले सेहुण कुटज और करीर ही जहां तहां दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कुटज के किन गुणों से मानव को प्रेरणा लेनी चाहिए? कुटज के निम्नलिखित गुण मानव के लिए प्रेरक बन सकते हैं। कुटज की अपराज्य जीवन शक्ति एवं संघर्ष क्षमता, विपरीत परिस्थितियों में भी मस्ती के साथ उल्लास के साथ जीने की कला। कुटज मन पर सवारी करता है, अपने मन की वशीभूत किया हुआ उसने। मानव को भी अपने मन को नियंत्रण में रखना चाहिए, तभी वह सुखी रह सकता है। कुटज शान से जीता है, किसी की खुशामद नहीं करता क्योंकि वह लोभ लालच से दूर है। मानव को भी यही गुण विकसित करने चाहिए। बिल्कुल, मैं इसके लिए बिल्कुल एग्री करती हूँ। आप एक बार ये गुण अपना के देखिए, आपको बहुत आत्मसंतुष्टि मिलेगी। किसी की खुशामद करना, लालच, किसी का बुरा करना, ये सब आपको कुछ दिन सुखी कर सकते हैं, लेकिन अंततः आपको इनसे पराजय मिलेगी। इन चीजों से आपको पराजय ही मिलेगी। हो सकता है सही रास्ते पर चलने से थोड़ा वक्त लगता है, तकलीफें आती है, हो सकता है जीवन पर्यंत ही करना पड़े, लेकिन आपकी आत्मा एक आत्मसंतुष्टि के साथ आप जाएगी इस दुनिया से। कुटज के संबंध में द्विवेदी जी के विचारों को संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। हिंदी साहित्य जगत में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का अद्वितीय स्थान है। ललित भाषा, गंभीर विचार और उन्नत भावों की त्रिवेणी द्विवेदी जी के निबंध की विशेषताएं हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जीवन की सामान्य घटनाओं, वनस्पति जगत के पेड़ पौधों का वर्णन करते हुए विचारों की अतल गहराई में उतर जाते हैं और दर्शन के मोती ढूंढ लाते हैं। कुटज के शीर्षक निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने शिवालिक के पथरीले पर पर्वतीय अंचल में पाए जाने वाले भीषण गर्मी में फूलों से लदे रहने वाले जीवन वृक्ष की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए जीवन और जगत के संबंध में अपने दार्शनिक विचार प्रस्तुत किए हैं। कुटज का ठिगना पौधा अदभ्य साहस, दुर्दभ्य जिजीविषा तथा अपार जीवन शक्ति का प्रतीक है। द्विवेदी जी को प्रतीत होता है कि वह मानव जाति का संदेश दे रहा है कि पाताल में बहती जलधाराओं से रस लेकर, आकाश से उल्लास लेकर और तूफानों से संघर्ष शक्ति प्राप्त कर अपराजित और सोल्लास रहकर जीवन यापन करे। कुटज भीख नहीं मांगता, वह भयभीत नहीं रहता, वह धर्म और नीति का उपदेश नहीं देता, ना किसी को तलवे चाटता है और ना धार्मिक अंधविश्वास से ग्रस्त होकर ग्रह गोचर से बचने के लिए रत्नों की अंगूठी पहनता है। इस पौधे के माध्यम से उन्होंने एक ऐसे जीव और ऐसे इंसान की तरफ भी इशारा किया है जो कुटज जैसा व्यवहार रखता है, गुण रखता है। ठीक है,
उन्होंने सिर्फ कुटज एक उदाहरण के रूप में रखा है। ऐसा वो इंसान जो इन सब गुणों से परिपूर्ण है, उसके बारे में भी यहाँ पे द्विवेदी जी एक उदाहरण देना चाहते हैं आप सभी को, हम सभी को, सभी स्टूडेंट्स को। हार ना माने। द्विवेदी जी ने संदेश दिया है कि दुख और सुख के दुख तो मन के विकल्प है। सुखी वह है जिसका मन वश में है, दुखी वह है जिसका मन परवश है। परवश व्यक्ति खुशामद करता है, दांत निचोड़ता है, जी हजूरी करता है, वे अपने को छिपाने के लिए आडंबर रचता है, दूसरों के लिए जाल बिछाता है। कुटज इन मिथ्याचारों से मुक्त है। वह जनक की भांति घोषणा करता है, मैं स्वार्थ के लिए मन को सदा दूसरे के मन में घुसाता नहीं फिरता, इसलिए मैं मन को जीत सका हूं, उसे वश में कर सका हूं। द्विवेदी जी कहते हैं कि कुटज अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने पर सवार नहीं होने देता। मानव मात्र को कुटज का यह संदेश ग्रहण करना चाहिए। नेक्स्ट लेते हैं। कुटज निबंध के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहता है? कुटज आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध ललित निबंध है। इसमें लेखक ने कुटज जैसे एक पहाड़ी पौधे के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त किया है। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि कुटज के भीतर से हजारी प्रसाद द्विवेदी की वाणी का झरना प्रवाहित हो रहा है। उनकी अपनी दृष्टि कुटज में रम जाती है और उनका व्यक्तित्व विचार कभी भाव, कभी उपदेश और कभी जीवनादर्श के रूप में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है, मतलब दिखाई पड़ता है। जीवन जीना चाहते हो तो कठोर पाषाण को भेदकर, पाताल की छाती चीरकर अपना भोग्य संग्रह करो, वायुमंडल को चूसकर, झंझा तूफान को रगड़कर अपना प्राप्य वसूल करो, आकाश को चूमकर, अवकाश की लहरी में झूमकर उल्लास करो। कुटज का ये उपदेश है। कुटज हमें बताता है कि जड़ समाज में जड़ हो गई मान्यताओं के बीच कुल, गोत्र और नाम के महत्व को स्वीकारा जाता है। दुनिया के मतलबीपन को कुटज ठुकराता है। कुटज का मूल संदेश है, अपराजित रहो। कुटज के माध्यम से लेखक का यह संदेश देता है कि चाहे सुख हो या दुख हो, प्रिय हो या अप्रिय हो, जो मिल जाए उसे शान के साथ हृदय से बिल्कुल अपराजित होकर सोल्लास ग्रहण करो, हार मत मानो। नेक्स्ट लेते हैं। मेरी पूरी कोशिश है मैं इसी वीडियो में आपके सभी प्रश्न के उत्तर दे दूं। नेक्स्ट वीडियो में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे, ठीक है। कुटज शब्द की उत्पत्ति के संबंध में लेखक ने क्या क्या विचार व्यक्त किए हैं, उसके आधार पर कुटज की विशेषताओं की चर्चा कीजिए। उत्तर। कुटज शब्द की उत्पत्ति। निबंध के मध्य भाग में द्विवेदी जी कुटज शब्द की व्याख्या उपस्थित करते हैं। कुट का अर्थ घर और घड़ा है। घड़े से उत्पन्न होने के कारण अगस्त्य मुनि को भी कुटज कहा जाता था, किंतु द्विवेदी जी इसे स्वीकार नहीं करते हैं। उनकी दृष्टि में संस्कृत में कुटहारिका और कुटकारिका दो शब्द हैं, जिसका अर्थ है दासी। गलत ढंग की दासी को कुटनी कहा जाता है और कुटिया और कुटीर भी कुटहारिका और कुटकारिका से संबंधित प्रतीत, मतलब उसके रिलेटिव ही हैं, उससे ही संबंधित हैं, उसी के जो है कजन भाई या बहन आप बोल सकते हैं कि है, ठीक है। इससे संभव है कि अगस्त्य का जन्म भी नारद की भांति किसी दासी से हुआ है। घड़े से जन्मने की बात ना हो तो अगस्त्य के विषय में ठीक उतरती है और ना कुटज के विषय में ही। कुटज तो जंगलों में पाया जाता है, वह गमला या घड़ा कहाँ है। इस संदर्भ में लेखक को विभिन्न भाषा शास्त्रियों का स्मरण हो जाता है। वह सिलवॉलेवी के कथन पर विचार करने लगता है, जिसमें कहा जाता है कि संस्कृत भाषा में फूलों, वृक्ष और खेती बागवानी के अधिकांश शब्द आग्नेय भाषा परिवार के हैं। विस्फोट के कारण वे अलग हो गए हैं, इसलिए अधिक संभव है कि उन्हीं की भाषा का शब्द हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के सुदूर जंगलों की बस्तियों की भाषा एशिया में बसी हुई कुछ जातियों की भाषा से संबंध है। पंडितों के अनुसार भी इस भाषा के अनेक शब्द संस्कृत में आज भी विद्यमान है। कंबल, कंबू आदि उन्हीं में से एक हैं। नेक्स्ट लेते हैं। कुटज अपराजेय जीवन शक्ति की घोषणा करता है, इस कथन को प्रमाणित कीजिए। हिंदी निबंधकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्व स्थान है, परंतु प्रस्तुत निबंध कुटज उनके द्वारा लिखा एक ललित निबंध है, जिसमें लेखक ने कुटज वृक्ष के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां देते जीवन के विविध पक्षों पर प्रकाश डाला है। अपराजेय जीवन शक्ति। कुटज हमें अपराजेय जीवन शक्ति का संदेश देता है। भीषण गर्मी में भी ये हरा भरा एवं फूलों से लदा खड़ा रहता है। विपरीत
परिस्थितियों में भी अपने अस्तित्व को जो बनाए रख सकता है वही संघर्षशील एवं साहसी है। कुटज का यही उपदेश है, झंझा तूफान को रगड़कर, पाषाण को भेद कर यह अपने भोजन पानी की व्यवस्था कर ही लेता है। कठिन परिस्थितियों में भी संघर्ष करते हुए अपना प्राप्य वसूल लो और निरंतर उल्सित रहो। कुटज की यही अदम्य जीवन शक्ति हमें जिजीविषा बनाए रखने की शिक्षा देती है। प्राण ही प्राण को उल्लसित करता है। जीवन शक्ति की प्रेरणा देती है। कुटज की जीवन शक्ति निश्चय ही हम सबके लिए प्रेरणादायक है। तो इसी के साथ में हमने आज वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 11 के गद्य खंड से कुटज निबंध की प्रश्नोत्तरी कंप्लीट कर लिए, दीर्घ प्रश्नोत्तरी कंप्लीट कर लिए, और नेक्स्ट में हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तर करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मेरे इंस्टाग्राम लिंक से भी जुड़ सकते हैं। मैं पीडीएफ भी अवेलेबल है, अगर आप लोग की डिमांड है तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं मुझे, मैं आप लोग को पीडीएफ अपलोड करवा दूंगी। ठीक है, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय।